अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा पिछला टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल पे था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर मॉडल की हेल्प लेते हुए किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले या घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के रेडियस को फाइंड करने की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ई है। इसका रेडियस आर है जिसके ऊपर ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। अब जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर जो एक फोर्स एक्ट कर रही होती है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो दूसरी फोर्स है वो जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स जो एक्ट कर रही है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं तो वो बराबर है एम वी स्केयर ओवर आर के। इसको हमने नाम दे दिया अपनी इक्वेशन नंबर 1 का। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये किस लॉ से हमारे पास कैलकुलेट होती है? कूलम्स लॉ के ज़रिए। तो जेड ई इंटू ई ओवर 4 पाई, ये जो है आपको ई नॉट नज़र आ रहा है इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर आ जाएगी जेड ई स्केयर। ये ई जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज था और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। इसमें से ये जो जेड ई था ये न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है। क्यों आता है चार्ज न्यूक्लियस पे? प्रोटॉन की वजह से। और जो ई चार्ज था वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था। एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट है जिसको क्या नाम दिया जाता है? वैक्यूम परमिटिविटी का, और इसकी वैल्यू 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर जाउल पर मीटर के इक्वल होती है। ये इक्वेशन जो है इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को इक्वेट करेंगे। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एम वी स्केयर ओवर आर बराबर आ जाएगा जेड डी स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर की। ऊपर वाली इक्वेशन जो थी एम वी स्केयर ओवर आर थी, नीचे वाली थी जेड डी स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। इन दोनों को हमने इक्वल ले लेना है, इक्वेट करना है, तो क्या बन जाएगा? एम वी स्केयर ओवर आर इज इक्वल टू जेड डी स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। अब आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। आप m को जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये ऊपर इधर नोमिनेटर में है, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये मैंने ब्लू से हाईलाइट किया। और r जो इधर डिनोमिनेटर में है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, ये मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, ये ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह v स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जेड ई स्केयर आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्केयर इंटू एम। इसमें अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आर इस आर स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपने कैंसिल आउट कर देना है। अब आगे देखें कि कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचा? वी स्केयर इज इक्वल टू जेड डी स्केयर, और नीचे बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर स्केयर नहीं बचा, खाली आर बचा और एम। जेड डी स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोहर थ्योरी पढ़ी, उसमें आखिरी पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम का था कि किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। अगर हम यहाँ पर v का फैक्टर निकालना चाहें तो m और r इधर v के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो v बराबर हो जाएगा एन एच अगर 2 पाई एम इंटू आर। ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है क्योंकि ये v से पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे।
और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब आपने क्या करना है, इस v का ले लेना है स्केयर। तो v का स्केयर लेंगे तो इक्वेशन के दोनों साइड पे स्केयर लेंगे, तो ये आ जाएगा n स्केयर h स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर m स्केयर r स्केयर। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 5 स्केयर लेने के बाद। अब आपने अपनी इक्वेशन नंबर 3 z स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 के साथ इक्वेट करना है। इक्वेट करने का मतलब है दोनों को इक्वल ले लेना है। तो इक्वेशन 3 ये थी, इक्वेशन 5 ये थी, इक्वेट होगी z स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m इज इक्वल टू n स्केयर a स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर m स्केयर r स्केयर। चूँकि हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करनी थी, हम आर का फैक्टर एक तरफ ले लेंगे और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ ले जाएंगे। तो आर इधर डिनोमिनेटर में जो था वो तो इधर ही रहने दिया। इस साइड से आर स्केयर जो इधर डिनोमिनेटर में है जब इधर शिफ्ट होगा तो ऊपर आ जाएगा। तो हमने आर स्केयर और आर को एक साइड पे कर दिया। अब बाकी रह गया जेड स्केयर, इधर नोमिनेटर में है तो इधर शिफ्ट करते वक्त डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ पे पहले क्या था, 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर था। आर स्केयर को हम इस तरफ ले गए, इधर ये डिनोमिनेटर में था, इधर आके नोमिनेटर में आ गया। और जेड स्केयर इधर नोमिनेटर में है, इक्वेशन की दूसरी तरफ आते हुए डिनोमिनेटर में आ गया। नीचे वाले एक्सप्रेशन में आर को हमने इधर ही रहने दिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके एन स्केयर और एच स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको एक सिंप्लीफाई करेंगे, आर का स्केयर आप आर से कैंसिल कर देंगे, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, पाई को पाई के स्केयर से कैंसिल कर देंगे, एम को एम के स्केयर से कैंसिल कर देंगे। जब हम ये सारा कुछ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो आर बचेगा, मगर राइट हैंड साइड पे एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्केयर, पाई एम जेड डी स्केयर। ये जेड भी है, जेड प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, पाई भी एक कांस्टेंट है, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी कांस्टेंट। जब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास आर इक्वल आ गया एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड डी स्केयर। जेड जो होता है वो प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका जेड वैल्यू 1 होती है। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। जब हम जेड को 1 के इक्वल पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, जो भी मैंने डिराइव करवाई है आपको, उसमें अगर हम जेड की वैल्यू 1 के इक्वल पुट कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, पाई एम ई स्केयर, ऊपर तो वही रहेगा एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर। इस इक्वेशन में एन स्केयर के अलावा बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट है। मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁰ होती है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताई थी 6.626 इंटू 10⁻34। पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 3.14। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है। ये भी मैं आपको जो लेक्चर था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद उसमें मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया था, उसमें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी बताई थी 9.11 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर मैंने ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट में बताया था कितनी होती है उसकी वैल्यू 1.6022 इंटू 10⁻19। तो इस इक्वेशन में ये जो मैंने रेड हाईलाइट कर दिया है एप्सिलॉन नॉट एच स्केयर पाई एम ई स्केयर, ये कांस्टेंट फैक्टर है एस वाई एन स्केयर के। एन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन
पहले ऑर्बिट में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी, अपनी एनर्जी पर डिपेंड करते हुए। तो n की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स नहीं है। ये फैक्टर पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आंसर फिर कांस्टेंट ही आता है। तो इस पूरे कांस्टेंट फैक्टर का आंसर आ जाता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने का। अगर हम यही वैल्यू मीटर में कैलकुलेट करें तो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल आ जाती है। चूँकि इस पूरी इक्वेशन 7 में ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है आर किस पे डिपेंड करता है, एन पे। जितना ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा रेडियस उतना ही बढ़ता जाएगा। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम होगा, दूसरे में उससे ज़्यादा हो जाएगा, तीसरे में उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, जब n बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट। n के ऑर्बिट के नंबर को इंडिकेट करता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो n की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्केयर ले लेंगे। दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो 2 का स्केयर ले लेंगे। तीसरे में मूव कर रहा हुआ तो 3 का स्केयर ले लेंगे। चौथे में मूव कर रहा हुआ तो 4 का स्केयर ले लेंगे। पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है कैलकुलेट होगा 0.529, दूसरे का 2.11 एंगस्ट्रॉम, तीसरे का 4.75 और चौथे का 8.4। अगर हम इनका डिफरेंस निकाल लें, पहले दो ऑर्बिट का डिफरेंस कैसे निकलेगा, R2 में से R1 को माइनस कर दें, उससे अगले दो का डिफरेंस कैसे निकलेगा, 4.3 में से 4.2 को माइनस कर दें, 4.3 में से R3 में से R2 को माइनस कर दें, उससे अगले हायर ऑर्बिट्स का कैसे निकलेगा, R4 में से R3। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स का डिफरेंस निकालते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। R2 और R1 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखें, सबसे स्मॉल वैल्यू आएगी। फिर R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करके देखें, उससे बड़ी वैल्यू आएगी। जब R4 8.4 में से 4.75 को माइनस करेंगे तो और भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऑर्बिट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाला जाए तो वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम लोअर ऑर्बिट्स के मुकाबले में हायर पे जाते जाते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर, जो कि हमने बोहर मॉडल की हेल्प निकाल कर जो है वो बोहर मॉडल की हेल्प लेके कैलकुलेट किया है और उससे पहले एक फार्मूला भी डिराइव किया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।